Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine and safe at home. Dear students, today we will continue our previous lecture. We have read half of the third chapter, which was main agriculture products of the Muslim world in our previous lecture. Today we will complete it, and at the end we will read all the questions and we will solve the work page. Hope you have kept your books in your hands. You have arranged your lead pencils and erasers. Before we start our today's topics of main agriculture products of the Muslim world, it would be very relevant to recall the main points of our previous lectures. In previous lecture, you have hopefully learnt the definition of agriculture. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी डेफिनेशन एग्रीकल्चर की अच्छी तरह से दोबारा से रिकॉल कर ली होगी, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी लर्न की थी. I told you that agriculture is a science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि एग्रीकल्चर इज़ टेकन एज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड because it plays a crucial role in the life of an economy, or we can say it is the backbone of our economic system. In previous lecture, I also told you that according to Agriculture Census 2010, almost 64% of population of Pakistan resides in rural areas and earns its livelihood directly or indirectly from agricultural activities, for example cultivation. यानी कि आपको होपफुली याद होगा कि हमने पीछे ये पढ़ा था कि तकरीबन 64% आबादी पाकिस्तान की देहातों में रहती है और उनका वे ऑफ लर्निंग अर्निंग जो है, यानी पैसे कमाने का जो ज़रिया है, वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, ख़ास तौर पर काश्तकारी के शोबे से. फिर हमने ये भी पढ़ा कि मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में वूल, कॉटन, शुगर, रबड़ को डिस्कस किया था. आज हम इन्हीं टॉपिक्स को, जो बाकी रिमेनिंग जो मेन क्रॉप्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज टी, देन कॉफ़ी, फिर कोको, देन वीट एंड राइस. टी आप सबको पता है, चाय जो हम पीते हैं बहुत शौक़ से. It is said to have been drunk in China from about 300 BCE. तकरीबन 300 कबल मसीह से ही चाय जो है वो चाइना में लोगों ने पीना शुरू की थी. The Emperor Shen Nung was said to have been sitting beneath a tea tree which is the wild grows up to 30 meters while his servants prepared a drink of hot water. अब क्या हुआ कि वहाँ का जो एम्परर था, शेन नंग, चाइना का जो एम्परर था, वो एक दरख्त के नीचे बैठ के अपने गर्म पानी को पी रहा था या पीना चाहता था. तो वो दरख्त जो था वो तकरीबन 30 मीटर ऊंचा था. तो जब उसका सर्वेंट या मुलाजिम जो था, जो ग़ुलाम था उसका, वो गर्म पानी लेके उसके लिए आया, तो वो उस दरख्त के अंदर से एक पत्ता, लीफ जो है, वो गिर गया कप में, और उसका टेस्ट जो है वो उसको इतना बादशाह को पसंद आया कि उसने इसको बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया. Now I will ask you to open your books. This is page number 12. ये टी जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिन कहाँ से है, इसका एक्चुअली चाइना से ओरिजिन था.
इसकी हम बुक से पहले रीडिंग करेंगे बिकॉज आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हम इन तमाम चीज़ों को, कोको है, टी है, इसी तरह से व्हीट एंड राइस हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, ये तमाम चीज़ें ये हमारी बहुत डेली यूज़ में होती हैं। तो हम इसको साथ साथ बुक से रीडिंग करते जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और हमारी रीडिंग भी कवर होती जाए। टी इज़ द टॉपिक ऑन योर पेज नंबर 12 in your books. I hope you have opened it. Tea, originally a bush from China, is now grown widely in Southeast Asia and Africa. जैसे मैंने आपको बताया कि चाय की पत्ती या टी जो है, चाय जो है, ये चाइना से ओरिजिनली बनना शुरू हुई थी। इसका ओरिजिन जो है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसको साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में भी ग्रो करना शुरू कर दिया गया। इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन स्लॉप्स विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल बट इट मस्ट हैव वेल ड्रेन्ड सॉइल। अब ये ज़्यादातर जो है ये पहाड़ी इलाकों के स्लॉप्स पर, यानी स्लॉप्स होते हैं ढलान पर जो है ये उगाई जाती है, इस फसल को उगाया जाता है, लेकिन उसके लिए पानी तो ज़्यादा, यानी बारिश का पानी तो ज़्यादा चाहिए ही, लेकिन ज़मीन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो ज़्यादा पानी को रुकने ना दे, एब्जॉर्ब कर ले, वहाँ से पानी रुके बगैर ड्रेन हो जाए यानी निकल जाए। द लीव्स ऑफ द टी बुश आर पिक्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। द फर्स्ट टाइनी लीव्स ऑन द टिप ऑफ अ स्टेम आर द फाइनेस्ट। अब क्या है, इसके जो पौधे से पत्ते उतारे जाते हैं, चाय के पत्ते उतारे जाते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड यानी कि तजर्बाकार वर्कर्स उतारते हैं, और जितने छोटे पत्ते होते हैं उसके तने के स्टेम के टिप पर, उसके तने के ऊपर वाले हिस्से पर उनको फाइनेस्ट समझा जाता है एंड आर मेड इनटू वेरी एक्सपेंसिव टीज़, और उनकी मदद से महंगी जो चाय की पत्तियां हैं वो तैयार की जाती हैं। द कोर्सर लीव्स डाउन आर मेड इनटू चीपर वैरायटीज़ ऑफ टी। कोर्सर का मतलब होता है मोटे पत्ते जो होते हैं उनको, जो आम सस्ती जो चाय की पत्तियां हैं उनकी मुख्तलिफ अक़साम को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड सो दैट दे टर्न ब्लैक। फर्मेंटेड होता है खमीर शुदा होना, यानी उनको ज़्यादा देर के लिए रख दिया जाता है ताकि वो उनका जो रंग है वो ब्लैक हो जाए। ऑल्दो सम कंट्रीज़ स्पेशली चाइना प्रीफर ग्रीन टी। अब चाइना जैसे मुल्क में क्या है, ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं सब्ज़ चाय को। द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड समटाइम्स एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर। अब इसके जो बीज होते हैं इनको क्रश किया जाता है ताकि इससे तेल बनाया जाए जिसको कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स में ख़ास तौर पर जो बालों की शाइन के लिए और बालों को सॉफ्ट करने के लिए और उनको जोड़े रखने के लिए, यानी उनको मजबूती देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टी ट्री ऑयल बहुत सारी कॉस्मेटिक्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स में मेंशन भी किया हुआ होता है। Muslim countries produce about 15% of the world's output of tea, these being mainly Bangladesh, Indonesia, ईरान एंड टर्की। अब मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया का 15% चाय का जो प्रोडक्शन है, चाय की प्रोडक्शन वो देते हैं, और इनमें ख़ास तौर पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की के ममालिक शामिल हैं। आपने इसमें अंडरलाइन करना है कि कितने परसेंटेज ऐसी जो है जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो देते हैं पूरी दुनिया में एज एन आउटपुट ऑफ टी। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ आल्सो अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब ये डिस्कवर कैसे हुई थी? इट वाज डिस्कवर्ड इन सोमालिया और इथियोपिया बाय शेफर्ड्स। शेफर्ड्स क्या होते हैं? जो भेड़ बकरियां चराते हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। वी विल रीड इट्स डिटेल इन बुक रीडिंग। देयर आर टू मेन varieties of coffee: robusta, grown in Asia and West Africa,
एंड इट इज़ कंसिडर्ड इन्फीरियर टू अरेबिका। इसको कमतर समझा जाता है उस कॉफ़ी से जो कि अरेबिका में यानी कि साउथ अमेरिका और ईस्ट अफ्रीका में उगाई जाती है। कॉफ़ी ट्रीज़ और श्रब्स ग्रो बेस्ट इन द शेड ऑफ टॉलर ट्रीज़। अब कॉफ़ी के ट्रीज़ छोटे होते हैं या झाड़ीनुमा होते हैं और ये ज़्यादातर जो बड़े और लंबे ऊंचे दरख्त होते हैं उनके नीचे उगते हैं। एंड ईच वन प्रोड्यूसेस 1/2 to 1 kg ऑफ बीन अ ईयर। और एक जो कॉफ़ी ट्री है या एक जो कॉफ़ी श्रब है वो तकरीबन आधा किलो से 1 किलो कॉफ़ी बीन्स एक साल में प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लुक एट योर बुक्स। कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। It was discovered in Somalia, Ethiopia area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. अब हुआ क्या कि जो शेफर्स हैं, जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे वो सोमालिया के, वो जब भी अपनी भेड़ों को लेके जाते थे बाहर चराने के लिए और कॉफ़ी ट्री के पत्ते जब उनकी भेड़ें खाती थी तो वो बहुत ही एक्टिव हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि वो कॉफ़ी लीव्स और कॉफ़ी सीड्स खाने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। It was said to have been first used by men who had to observe long hours of prayers at night as it kept them awake. और ये भी कहा जाता है कि ये उन अफराद ने इस कॉफ़ी को डिस्कवर किया था जो कि पूरी पूरी रात बैठकर इबादत करते थे और जागने के लिए, खुद को जगाए रखने के लिए वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते थे। कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड्स एंड ग्राइंडिंग देम फॉर ब्रोइंग। ब्रोइंग होता है पीना। कॉफ़ी को इस्तेमाल किया करने से पीने के काबिल बनाने के लिए पहले इसके बीज जो हैं उनको अलग किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, यानी उनको हल्का सा आप कह रहे पकाया जाता है, फिर उनको ग्राइंड किया जाता है। इट इज़ आल्सो प्रोसेस्ड इनटू इंस्टेंट कॉफ़ी दैट डज़ नॉट नीड टू बी ब्रूड। अब ब्रूड क्या है? पका होना। अब जब हम पहले कॉफ़ी बनाते हैं अगर हम, तो उसको फिर पानी को बॉयल करने के बाद उसको पकाया जाता है उसमें कॉफ़ी डाल के। लेकिन जो इंस्टेंट कॉफ़ी जो आप अक्सर देते हैं, नेस्ले की इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हैं और उसको डायरेक्ट आप पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या है, उसको भी डिफरेंट टाइप से प्रोसेस किया जाता है। Indonesia is the main producer of coffee in the Islamic world, although a considerable amount is grown in Yemen, Ethiopia and Ivory Coast. अब इंडोनेशिया जो है ये कॉफ़ी का इस्लामिक दुनिया में, इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन काफ़ी हद तक यमन, इथोपिया और आइवरी कोस्ट पर भी इसको उगाया जाता है। मुस्लिम कंट्रीज़ ग्रो अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ कॉफ़ी। और जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि चाय की पत्ती भी पूरी दुनिया का 15% मुस्लिम ममालिक से आता है, उसी तरह से कॉफ़ी भी 15% जो है वो वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोको। कोको, it was originally the drink of Mexican nobles, who even had a god in their pantheon dedicated to cocoa. It was for long rejected by Europeans after it was introduced by the early explorers until it became popular with coffee in the 17th century. अब कोको क्या है? ये पहले जो मैक्सिकन नोबल्स है, जो बासर अफराद थे मैक्सिकन्स थे, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यूरोपियंस ने इसको काफ़ी अरसे तक रिजेक्ट किया, इसको नापसंद किया। और बाद में क्या हुआ, 17वीं सदी तक जाके जो एक्सप्लोरर्स आते थे जिन्होंने मुख्तलिफ नए कंट्रीज़ को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसका इस्तेमाल दोबारा से शुरू कर दिया। टुडे मोर कोको गोज़ इनटू द प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट्स दैन एज अ ड्रिंक। अब आजकल क्या होता है, कोको को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है
मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Now this is on page number 14. Cocoa. When Columbus found the New World of America, the cocoa plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico, where cocoa was a drink of the nobles. अब मैक्सिको में चूँकि ये पहले दरियाफ्त हुआ था तो वहाँ के जो बाज़ अफराद थे वो इसको एज ए ड्रिंक लेते थे, एज ए ड्रिंक यानी कि मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करते थे। It became a very popular drink in Europe in the 17th century. अब क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 17वीं सदी में ये यूरोप में भी बहुत मशहूर शरबत के तौर पर या मशरूब के तौर पर सामने आया। Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. जिसको हम आजकल चॉकलेट को मीठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी 1847 से पहले तक डिस्कवर नहीं हुई थी, ईजाद नहीं की गई थी। Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia. It is used as a drink but more especially for making sweets and chocolates. अब ज़्यादातर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको पीने से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। Excuse me. A kind of fat cocoa butter which is pressed out of the beans during manufacture is used in some cosmetics and medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. अब पीछे हमने चाय की पत्ती का पढ़ा और हमने पढ़ा था कॉफ़ी का, जो कि 15% आती थी मुस्लिम वर्ल्ड से। अब ये कोको जो है इट प्रोड्यूसेस 18% of the world's supply. Our next topic is wheat and rice. These are both in about equal as these are the staple foods. These are the staple foods for the bulk of world's population. Almost पूरी दुनिया में जहाँ भी हम किसी भी मुल्क में चले जाएं तो जो बेसिक आपकी फ़ूड है, जो स्टेपल फूड है यानी कि बुनियादी आपकी जो खुराक है, वो चावल और गंदम पर मुश्तमिल होती है। द अर्लीस्ट राइस नोन इज़ फ्रॉम द येंटेज वैली अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, तकरीबन यानी कि 10,000 साल पहले से चावल जो थे वो उगाए जाते थे और उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। Wheat has been grown since 10,000 years ago in Turkey and the Middle East. और इसी तरह से गंदम भी तकरीबन उतनी ही पुरानी फसल है जो कि पहले तुर्की और मिडल ईस्ट में उगाई जाती थी। Now we will read it from your books. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. Most countries have to import huge quantities of wheat, but Pakistan and Turkey are among the very few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have some left for export. अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान और तुर्की ये ऐसे मुल्क हैं जो कि अपने आबादी के हिसाब से इतनी प्रोडक्शन कर लेते हैं, अब इतने पैमाने पर जो वीट है या इतनी गंदम को उगा लेते हैं अपने मुल्क के अंदर कि उनको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि दूसरे कई मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो कि गंदम को इतने पैमाने पर नहीं उगा पाते कि वो अपने मुल्क के अंदर आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। These countries, however, find it difficult to compete with nations such as USA, which has field measuring many hundreds of hectares and gigantic machine. Gigantic होता है जन्नती साइज़, बहुत बड़ी मशीन्स फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है और तुर्की है, ये बहुत ज़्यादा गंदम उगाते हैं, इनके पास फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका जैसे मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी बड़ी वजह क्या है
कि उनके पास बहुत बड़े साइज़ की मशीनरी है और जदीद टेक्नोलॉजी है जिनके ज़रिए से वो फसलें उगाते भी हैं और उनको काश्त भी करते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट। इसके बावजूद कि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी अच्छी मशीन्स नहीं है, हमारे जो मुस्लिम मुल्क हैं वो 17% दुनिया की गंदम का प्रोड्यूस करते हैं। Now rice is the tropical equivalent of wheat and the amount grown is also about the same as wheat। अब चूँकि आपको पता है जैसे हम भी हैं, हम एक वक्त दिन में अगर चावल खाते हैं तो दूसरे वक्त में रोटी खाते हैं। ये दोनों फसलें व्हीट और राइस जो हैं दे गो पैरेलल टू वन एंड अदर, और जितनी गंदम उगाई जाती है तकरीबन उतना ही चावल की फसल को भी काश्त किया जाता है। राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। लेकिन चावल जो है उनके लिए, उसकी फसल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है और थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए होती है। चाइना एंड इंडिया आर easily the larger growers of rice, producing about 2/3 of the world's supply, but the Muslim countries especially Indonesia and Bangladesh grow over 18% of the total। अब चाइना और इंडिया जो हैं ये बहुत बड़े चावल की सप्लाई के ज़रिए हैं पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में ये चावल भेजते हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो हैं वो 18% जो हैं टोटल का सप्लाई करते हैं, यानी वर्ल्ड्स 18% राइस इज़ produced by Indonesia and Bangladesh। Now look at page number 16। Other significant exports of agricultural products by Muslim countries are listed below। अब नीचे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कंट्रीज़ दिए गए हैं और उनकी मेन प्रोडक्ट्स बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ बांग्लादेश। इट्स मेन प्रोडक्ट्स आर जूट, टी, राइस, कॉटन, क्लॉथ एंड कॉर्टिलॉर, कॉफ़ी एंड कोको। इजिप्ट, कॉटन, व्हीट, वेजिटेबल, ऑरेंजेस। इंडोनेशिया, कॉटन, टिम्बर, राइस। ईरान, फ्रूट, पिस्ताशियो, नट्स। मलेशिया, पाम ऑयल, टिम्बर, फ्रूट्स। Morocco, fruit, vegetables. Pakistan, rice, cotton, fruit. Turkey, wheat, tobacco, fruit, vegetables. Saudi Arabia, dates, and Iraq also dates। I think कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी। इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हम एक दफ़ा डिस्कस कर लें। पहले इसी पेज के ऊपर आप देखेंगे, पेज नंबर 16 पर आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल फॉर्म्स द बेस फॉर द सोप इंडस्ट्री एंड व्हेन रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इट कैन बी यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल। अब पाम ऑयल जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मलेशिया जो है, मलाइशिया एक मुस्लिम कंट्री है, ये प्रोड्यूस करता है। इसको साबुन वगैरह के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उसको रिफ़ाइन कर दिया जाता है तो उसको खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स। आई एम सॉरी, आई हैव written the spellings of questions wrong. Please add questions questions। Keep your notes open। आप सबके पास नोट्स हैं, उनको आप सामने रख लें, अपनी लेड पेंसिल्स को हाथ में पकड़ लें और आप फिर उसके बाद हम वर्कशीट को भी एक दफ़ा देखेंगे। आप वर्कशीट को भी चेक करिएगा कि क्या आपने उसको प्रॉपरली जो है उसी तरह से आप उसको एक दफ़ा रीड आउट करिएगा, क्योंकि समटाइम्स नोट्स में भी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़
Question number 1 is find out the names and products from natural rubber. Answer is products made from natural rubber are gloves, toys, balloons, rubber bands, adhesives, pencils, erasers, etc. Question number 2 is make a list of national dishes, यानी कि जैसे जो किसी भी मुल्क का कौमी जैसे निशान होता है उसी तरह से जो कौमी डिशेस हैं, जो पहचान होती है किसी भी मुल्क की, उनके बारे में क्वेश्चन है कि मुस्लिम कंट्रीज़ की आपने मेंशन करनी है. मेंशन अबव आल्सो राइट व्हाट द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईच डिश इज. आपने उनकी मेन इंग्रेडिएंट्स भी बतानी है और साथ में आपने उनका नाम और कंट्री नेम भी लिखना है. ये आंसर आप कॉलम की शेप में लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम वुड बी the names of Muslim countries, second would be dishes, and the third would be main ingredients. First of all we will write about our Pakistan. बिरयानी आप सबको पसंद होती है. बिरयानी कैसे बनती है? मीट और राइस से. ईरान, दिस इज़ चिल्लू कबाब, स्टफ, रौंड एंड राइस. सेफ्रॉन्ड है ये, सेफ्रॉन्ड, SAFF, इसमें गैप नहीं है, SAFFRONED, saffron and rice. Next is Bangladesh, chicken korma. It is made by chicken and rice. Indonesia is nasi goreng. It is made with the help of meat and rice. Saudi Arabia is kabsa, which is also prepared by meat and rice. Then is Egypt, koshri, which is made by rice and macaronis. Next question is what percentage of cotton is produced by Muslim countries? Name some of the leading countries. Muslim countries produce 20% of the world's cotton. The leading countries are Egypt, Pakistan, Turkey, Uzbekistan, and Sudan. Your fourth question is write some important agricultural products of the Muslim world. Wheat, rice, ये जो आपने मेन पॉइंट्स पढ़े थे, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक स्लाइड आपको दिखाई थी जिसमें हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे थे. इसमें आपने सिर्फ वही लिखने हैं. Wheat, rice, cotton, cocoa, sugarcane, rubber, coffee are the some of the important products of the Muslim world. Excuse me. Now this is question number 5. Where does the word coffee comes from? The word coffee comes from the Arabic word kahwa. The beverage originated from Arabia. अब क्या है, वर्ड कॉफ़ी जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अरेबिया से. अरेबिक वर्ड है ये और अरेबिक वर्ड कहवा का नाम ही कॉफ़ी है और ये ओरिजिनेट हुआ था अरेबिया से, विच वाज टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेडर्स. और यानी कि फिर इसको तजारत की गर्ज से आने वाले लोग यानी जो ताजिर थे वो इसको वहाँ से लेकर अपने साथ गए थे और ये फिर आगे स्प्रेड आउट हुआ था. जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why agricultural products do you consider the most? Which agriculture product do you consider the most important? यानी कि इसमें अहम जो है कौन सी ऐसी ज़रई अजनास में से कौन सी ऐसी जिन्स है जिसको कि आप सबसे ज़्यादा अहम तसव्वुर करते हैं. Grains must be perhaps the most important agricultural products because they form the basic diet of all people. यहाँ पर PEOPLE people है. सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्वेश्चन भी देखा है, दैट इज़ आल्सो इनकम्प्लीट. विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डू यू कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? इसके आगे आप ऐड करिएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, अहम क्या है.
और आंसर में आपने पीपल के स्पेलिंग PEOPLE इसकी करेक्शन करनी है। नंबर 2, ये आपके पॉइंट्स में है, 3 पॉइंट्स है इसके। नंबर 2, फाइबर्स आर प्रोबेबली नेक्स्ट टू, फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल एंड देन लीलन फ्रॉम फ्लेक्स एज एवरीवन हैज़ टू बी क्लॉथ्ड। अब क्या है कि पहले नंबर पे खाने की चीज़ आती है, ग्रेन्स आती हैं कि यानी हमें खाने के लिए गंदम और चावल की ज़रूरत होती क्योंकि वो हमारी डाइट का बेसिक हिस्सा है। दूसरे नंबर पर फाइबर्स आते हैं जो कि हमें कॉटन से या ऊन से मिलते हैं या फिर उनसे हम लीलन जैसा कपड़ा भी तैयार करते हैं क्योंकि हम में से हर किसी ने क्लॉथ्ड रहना है, कपड़ों में रहना होता है। नंबर 3, प्लांट फूड्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, लीव्स, कैबेज, स्पिनच एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट एज सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद हमारे जो प्लांट फूड्स हैं जिसमें सब्जियां आती हैं, उसमें रूट्स आती हैं, जड़ें आती हैं, पत्ते आते हैं, या फिर पत्ते जैसे कि बंद गोभी हो गई, पालक हो गई, ये सब जो है ये हमारी खुराक का अहम हिस्सा होती हैं और ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अहमियत की हामिल है या हमारे लिए बहुत अहम है। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वुल। अब वुल क्या है, यानी इम्पोर्टेंट इस्तेमाल, अहम इस्तेमाल क्या है ऊन का। वुल इज़ परहैप्स स्टिल द बेस्ट टेक्सटाइल फॉर ऑर्डिनरी क्लोथिंग स्पेशली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। वूलन क्लॉथ कंटेन्स मैनी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर विच कीप द बॉडी वार्म। ये हमने जब रीडिंग की थी उसमें भी पढ़ा था कि वूल जो है इसके अंदर स्मॉल पॉकेट्स होती हैं जो एयर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसमें एयर फिल कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को वार्म रखती हैं। सम ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम शीप, गॉट एंड कैमल्स। मच हार्डर एंड रफर वूल इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग। अब जो अच्छी किस्म की ऊन है उससे हमारे स्वेटर्स बनते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं, और जो सख्त और मोटी किस्म की जो ऊन होती है वो कारपेट मेकिंग में इस्तेमाल की जाती है। The Muslim world supply about 10% of the world's wool. However, woolen garments need much care than cotton and silk. अब ये भी हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि अब जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनको हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है दैन कॉटन एंड सिल्क। जी, नाउ ओपन योर वर्कशीट नंबर 3। कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपने इनको कंप्लीट करना है। डैश इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, दिस इज़ मलेशिया। Dash is the tropical equivalent of wheat, it's rice. Number 3, the Aztec called cocoa chocolate. ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि मैंने मिस कर दी रीडिंग में। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का कॉलम आप चेक करिएगा कोको के टॉपिक के साथ, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो एज़टेक पीपल्स थे वो कोको को चॉकलेट का नाम देते थे। Coffee was discovered in Somalia, Ethiopia region. China is the main producer of coffee in the Muslim world. Muslim countries produce 15% of the world's tea. The rubber plant was originally found only in Amazon rainforest. The main Muslim countries producing rubber are Malaysia and Indonesia. Muslim countries produce about 20%, about नहीं लिखना, 20% of the world's cotton. Pakistan produces 3.5% of the world's sugar. Turkey produces high quality wool. China is the world's biggest producer of cotton. Brazil is the world's largest producer of sugarcane.
Bagasse is the byproduct of tin. The word coffee comes from Arabic word kahwa. So now this is the time to know about your homework. What you have to do as a homework, you will learn and write all the question and answers. You will write their answers in notebooks, not on your books. बुक्स के ऊपर आपने पहले भी रीडिंग के जो हमने हाफ चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, उसमें आपने पेंसिल के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने थे. उसी तरह से आप उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे. आप आज के जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सब के भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे. लाइक आपकी परसेंटेज कितनी है, लाइक अगर आपने टी का टॉपिक आपने स्टार्ट किया है तो टी जो है उसके मेन प्रोड्यूसर्स कौन से कंट्रीज़ हैं, कितने % हम वर्ड्स प्रोडक्शन दे रहे हैं, इस टाइप के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, यू विल गेट अ कॉपी ऑफ योर वर्क पेज, यू विल सॉल्व इट विद योर ओन हैंड राइटिंग and then paste in your notebooks. So girls, now this is the end of today's lecture. I hope you have understood very carefully. Today we have completed chapter number 3. In this way we almost learn all the chapters of first term from the geography section. If you have any problem, if you have any queries about these 2 chapters, you can message me. I will inshallah answer you. Take care of yourselves, respect your parents, obey your parents, and keep yourself clean and eat very healthy food. Don't eat junk food. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.